अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और न्यू जो बुक्स हैं उसके थ्रू आपकी नई क्लास अच्छे से चल रही होगी। इस दुआओं के साथ कि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इस वीडियो में हम जो फिज़िक्स की न्यू बुक है PCTB जो है ना, पंजाब क्यूरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, इसका चैप्टर 1 जो है हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम इसके जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं ना एक्सरसाइज के, उनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, गिव द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ SI बेस यूनिट्स। तो बताना है बेस और ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में, उसके अलावा सिंबल्स और SI यूनिट्स जो है ना बताने हैं, ये जो बेस यूनिट्स है इनके। आंसर जो है, बेस क्वांटिटीज दीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये बुनियादी इकाइयाँ होती हैं पैमाइश वाली, दैट डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज, जो कि दूसरी जो क्वांटिटीज हैं उन पे डिपेंड नहीं करती हैं। यानी बुनियादी तौर पे इन्हीं को रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नाम और जो सिंबल है ना SI बेस यूनिट्स के, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ चुके हैं, तो जैसे लेंथ का है, मैस का है, टाइम का है, तो नेक्स्ट में इनके यूनिट्स भी हैं और सिंबल्स जो हैं वो भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ से आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, दीज आर क्वांटिटीज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज़ थ्रू मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो ये जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं ये काफ़ी सारी होती हैं, क्योंकि ये जो बेस क्वांटिटीज़ है ना 7, इनको आपस में मैनिपुलेट जब करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह, तो इसके थ्रू कुछ नई क्वांटिटीज़ हैं जो क्रिएट होती हैं। तो वो सारी की सारी यानी जो बेस क्वांटिटीज़ के थ्रू क्रिएट की जाती हैं, उनको कंबाइन करके, मतलब मल्टीप्लाई, स्क्वायर वगैरह लेके, तो उससे जो नई क्वांटिटीज़ बनेगी वो सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। तो इनमें भी आप अगर लिखना चाहें तो कोई सी भी एग्जांपल लिख सकते हैं जो ड्राइव क्वांटिटीज़ की हों। क्वेश्चन 2 जो है, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ड्राइव यूनिट्स इन SI ना सिस्टम इंटरनेशनल में से 3 एग्जांपल देनी है ड्राइव यूनिट्स की। हाउ आर दे ड्राइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स, और इनको किस तरह बेस यूनिट्स से ड्राइव किया जाता है, डिस्क्राइब करना है इसको ब्रीफली, यानी थोड़ा शॉर्ट करके। इसका जो आंसर है, इसमें सबसे पहले हम स्पीड को देख लेते हैं। स्पीड जो ये है ड्राइव क्वांटिटी, ये डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करके तो हासिल की जाती है, और डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर है और टाइम का सेकंड। तो डिस्टेंस ओवर टाइम मीन मीटर पर सेकंड, यानी मीटर और सेकंड को डिवाइड करेंगे। इसी तरह जो सेकंड एग्जांपल है उसमें फोर्स को हम ले लेते हैं। तो फोर्स जो होती है ये मैस और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होती है, तो इसके यूनिट को न्यूटन बोलते हैं। और क्योंकि इसमें मैस और एक्सेलरेशन है, तो मैस का तो kg होता है और एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो आप इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं और सिंपली न्यूटन भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसको न्यूटन ही लिखा जाएगा। थर्ड जो है, प्रेशर, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो अभी हमने सेकंड एग्जांपल में पढ़ा था कि फोर्स का तो न्यूटन है, और न्यू जो बीच में है ना एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो इसको ओवरऑल प्रेशर का जो है यूनिट उसको पास्कल कहेंगे, जो कि किलोग्राम पर मीटर मल्टीप्लाई सेकंड स्क्वायर इसके इक्वल होगा। तो ये जो ड्राइव क्वांटिटीज़ है ना, these drive units are formed by combining the SI based unit using mathematical relationship। ये जो ड्राइव यूनिट्स होते हैं इनको कंबाइन करके ना, SI बेस यूनिट्स को आपस में कंबाइन करके मुख्तलिफ तरीके से मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह करके, तो मैथमेटिकल रिलेशन जो कायम किया जाता है, तो इस तरह ये जो ड्राइव यूनिट्स हैं इनको फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है, स्टेट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो बताना है कि इन दोनों में कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं, कौन से डिफरेंस हैं। तो पहले सिमिलैरिटीज़ जो है ना इनकी वो सॉर्ट आउट करते हैं।
बोथ आर यूज्ड फॉर प्रिसीजन मेजरमेंट, दोनों को ना दुरुस्त पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए। बोथ हैव अ मेन स्केल एंड अ सेकेंडरी मेजरिंग सिस्टम, दोनों में ना मेन स्केल भी होता है और सेकेंडरी मेजरिंग सिस्टम ना वर्नियर स्केल या फिर स्क्रू थ्रेड होता है उसका, जो स्क्रू गेज है उसका। उसके बाद बोथ रिक्वायर प्रॉपर हैंडलिंग टू अवॉइड मेजरमेंट एरर्स, तो दोनों को गलतियों से बचने के लिए अच्छे से ना यानी मुनासिब हैंडलिंग की ज़रूरत होती है। तो आप इनको ना सिमिलैरिटीज़ में लिख सकते हैं इन पॉइंट्स को। उसके बाद डिफरेंस भी है, तो यहाँ पे ये कुछ लिखे हैं, तो आप इनमें से जो भी मुनासिब समझें यानी 3 वो याद कर सकते हैं या उनको अंडरस्टैंड करके लिख सकते हैं। फर्स्ट जो है डिफरेंस, मेजरमेंट रेंज जो है, वर्नियर कैलिपर की जो रेंज है वो 0 से 150 मिलीमीटर या इससे कुछ ज़्यादा हो सकती है, जबकि स्क्रू गेज जो है उसकी रेंज 0 से लेके 25 मिलीमीटर पर फ्रेम तक होती है। प्रिसीजन जो है, वर्नियर कैलिपर जो है ये 0.01 मिलीमीटर तक प्रिसाइज हो सकता है और जो स्क्रू गेज है ये 0.001 मिलीमीटर तक प्रिसाइज हो सकता है। वैसे प्रिसीजन और एक्यूरेसी का नीचे क्वेश्चन है, हम इसको वहाँ डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल से। उसके बाद जो मैकेनिज़्म है, वर्नियर कैलिपर यूज़ अ स्लाइडिंग स्केल विद अ वर्नियर स्केल, तो इसका जो स्लाइडिंग स्केल है यानी एक स्केल के ऊपर दूसरा स्केल मूव कर रहा होता है, जबकि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है ये स्क्रू और थिम्बल मैकेनिज़्म पे होता है, यानी इसको मूव करते हैं जैसे स्क्रू मूव होता है। तो ये इसका जो मैकेनिज़्म है ना तरीक़ाकार, ये स्क्रू मूवमेंट की तरह है। इसी तरह जो फोर्थ पॉइंट है, बेस्ट फॉर वर्नियर कैलिपर मेजरिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स, इसको ना वर्नियर कैलिपर को एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर्स जो हैं उसके अलावा डेप्थ हैं उसके लिए उसकी मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और स्क्रू गेज जो है ये स्मॉल एक्सटर्नल जो डायमीटर्स हैं ना और थिकनेस उनके लिए उनकी पैमाइश के लिए यूज़ किया जाता है। और सेंसिटिविटी जो है ना एरर की, तो वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रोन टू पैरेलैक्स एरर्स। पैरेलैक्स एरर्स तब आती हैं जब आप मेजरमेंट को यानी स्ट्रेट नहीं बल्कि किसी एंगल के थ्रू देख रहे हैं ना, तो यानी थोड़ा लेफ़्ट से राइट से या अप डाउन, तो उस टाइम कोई एंगल बनेगा तो उस टाइम जो एरर्स आती हैं उनको पैरेलैक्स एरर कह रहे हैं। तो वर्नियर कैलिपर में ज़्यादा पैरेलैक्स गलती का शिकार हो सकते हैं आप रीडिंग करते हुए, जबकि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में ना लेस प्रोन टू पैरेलैक्स एरर्स, इसमें एंगुलर साइड से देखते हुए ना गलती के चांसेस कम होते हैं। क्वेश्चन 4 जो है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर ह्यूमन एरर्स, रैंडम एरर्स एंड सिस्टमैटिक एरर्स इन एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे इसका जो आंसर है, सबसे पहले जो ह्यूमन एरर्स हैं, मिस्टेक्स मेड बाय ऑब्जर्वर, यानी जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है या ऑब्जर्वर है मुशाहिदा करने वाला, उसकी केयरलेसनेस की वजह से या मिस जजमेंट की वजह से यानी लापरवाही या गलत फहमी की वजह से की गई जो गलतियां हैं, तो यही इनका रीज़न है। जैसे इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं ना, मिस रीडिंग द स्केल ऑन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जब उन्होंने किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर से ना रीडिंग को सही से नोट डाउन नहीं किया कर। सेकंड जो है ना, रैंडम एरर्स, अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशंस दैट ऑकर ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और लिमिटेशंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये जो रैंडम एरर्स हैं ये गैर मुतवक्के होती हैं ना, जो माहौलियाती अवामिल होते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन की वजह से होती हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर है, एयर है, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाएंगे। इसकी एग्जांपल में ना, स्लाइट फ्लक्चुएशंस इन रिपीटेड स्टॉप वॉच मेजरमेंट्स, यानी बार बार स्टॉप वॉच की पैमाइश में ना मामूली जो उतार चढ़ाव आएगा, तो ये इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं। थर्ड जो है ना, सिस्टमैटिक एरर्स, एरर्स दैट ऑकर ड्यू टू फॉल्टी इक्विपमेंट और इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन लीडिंग टू कंसिस्टेंट डेविएशन। ये जो सिस्टमैटिक एरर्स हैं वो ख़राबियाँ जो नाकस आलात की वजह से, यानी जो इक्विपमेंट है ना उसमें कोई ख़राबी है, और उसके अलावा इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन की वजह से, या फिर उसमें ना मुसलसल ना एक ही जैसी गलती फिर आएगी। मतलब जैसे इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ है तो बार बार सेम टाइप की जो मिस्टेक है ना
या एरर है वो रिपीट होगी। जैसे एग्जांपल है, एक वेइंग स्केल दैट ऑलवेज रीड्स 5 ग्राम्स मोर देन द एक्चुअल मास, यानी आपके पास एक ऐसा वेट करने वाला स्केल है जो हमेशा 5 ग्राम ज़्यादा ही आपको रीडिंग दे रहा है ओरिजिनल से। इट मीन्स कि उस इंस्ट्रूमेंट में ही प्रॉब्लम है और वो सेम टाइप का मतलब इशू आ रहा है, एरर जो है वो सेम टाइप की आ रही है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट विद एग्जांपल्स। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी को जो है डिफरेंस बताना है एग्जांपल के साथ। तो इसके बारे में ऊपर भी क्वेश्चन में ये यूज़ हुआ था, तो यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल से सॉर्ट आउट करते हैं। तो पहले प्रिसीजन जो है रेफर्स टू हाउ क्लोज रिपीटेड मेजरमेंट्स आर टू ईच अदर, यानी जो आपने मेजरमेंट ली है ना और उनके आंसर एक दूसरे के करीब कितने हैं, यानी जैसे आपने 3 दफ़ा एक एक्सपेरिमेंट किया और तीनों जो आंसर हैं वो एक दूसरे के करीब करीब आ रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर करेक्ट। इस बात के कतई नज़र ना कि वो आंसर दुरुस्त हैं या नहीं, लेकिन आपके जो तीनों आंसर हैं अगर वो करीब करीब आए हैं तो वो ज़्यादा प्रिसाइज होंगे। और एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज़ टू द एक्चुअल और ट्रू वैल्यू, यानी आपने जो मेजरमेंट की है वो एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है ना, एक्चुअल आंसर के कितने करीब है, ये एक्यूरेसी होगी। इसकी जो एग्जांपल है पहले थ्रोइंग डॉट्स ना, ये जैसे वो सर्कल है, सामने इसकी डायग्राम भी दी हुई है, तो इसके ऊपर ये जो निशाना लगाते हैं, इफ़ अ प्लेयर थ्रोज डॉट्स एंड दे ऑल लैंड क्लोज टुगेदर बट फार फ्रॉम द टारगेट, यानी वो टारगेट जो सेंटर है ना वहाँ से थोड़े दूर ही हैं लेकिन एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं। तो इससे क्या होगा कि ये सारी थ्रोज जो हैं प्रिसाइज हैं, यानी एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन एक्यूरेट क्यों नहीं है? एक्यूरेट इसलिए नहीं है कि वो जो सेंट्रल पॉइंट है ना निशाने का, वहाँ से करीब नहीं है वो। और अगर जो है इफ़ द डॉट्स लैंड क्लोज टू द सेंटर बट आर स्कैटर्ड द थ्रोज आर एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, वो कह रहा है कि वो सेंटर के क्लोज अगर उसके सारे निशाने लगे हैं लेकिन वो एक दूसरे से थोड़ा फासले पे हैं, सेंटर के करीब है यानी ओरिजिनल निशाने के करीब है लेकिन उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस है, तो इससे क्या होगा कि वो एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। एक्यूरेट मीन ओरिजिनल निशाने के करीब है और प्रिसाइज नहीं है मतलब एक दूसरे के करीब नहीं है, वो थोड़े थोड़े एक दूसरे से दूर है। इसी तरह if the dots land close together and at the center the throws are both precise and accurate, और अगर सारे के सारे जो हैं वो सेंटर के भी करीब हैं और एक दूसरे के भी करीब हैं, तो इट मीन्स के जो थ्रोज हैं वो प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी हैं। इसके बाद जो दूसरी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं ना, वेइंग एन ऑब्जेक्ट, तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट का जो वेट कर रहे हैं और उसकी जो रीडिंग है वो 5.01 5.02 5.0 आ रही है लेकिन उस ऑब्जेक्ट का वेट 5 kg है, तो ये प्रिसाइज भी होगा और एक्यूरेट भी होगा क्योंकि ये वैल्यूज़ एक दूसरे के भी करीब हैं और एक्यूरेट जो आंसर है ना उसके भी करीब है, क्योंकि जो असल उसका वेट है ना ऑब्जेक्ट का वो 5 kg है, तो सारे के सारे आंसर जो हैं वो 5.12 या 5 की रेंज में ही आए हुए। तो इट मीन्स कि ये जो सारे वेट्स हैं ना जो पैमाइश किए गए हैं ये प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी। और इफ़ द स्केल गिव्स 5.50 5.49 और 5.51, अब ये वाली सारी वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब तो हैं लेकिन जो ओरिजिनल वेट है ना 5 kg उससे थोड़ी दूर है, मतलब एक दूसरे के करीब होने की वजह से ये प्रिसाइज तो हैं लेकिन जो ओरिजिनल है ना 5.0 या 5 kg उससे थोड़ा दूर है, तो ये एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज होंगे। और इफ़ स्केल गिव्स 4.90 5.10 4.95, यानी कुछ वैल्यूज़ जो हैं 5 से थोड़ी ऊपर हैं और कुछ जो हैं वो 4 से कम हैं, यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी तो कुछ होगी ना, यानी 5 के करीब है, एक थोड़ी सी ऊपर है या थोड़ी सी कम है, लेकिन प्रिसाइज इसलिए नहीं है कि ये एक दूसरे के करीब नहीं है, यानी कुछ जो है वो 5 जो है ओरिजिनल पॉइंट उससे बिलो हैं और कुछ 5 से अबव हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि जब आप इनकी चेक करते हैं ना प्रिसीजन, तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर जैसे वैल्यू 4.9 में है
तो इट मीन वो जो वैल्यू है वो 500 से कम है, और नेक्स्ट वैल्यू जो है जैसे 5 पॉइंट समथिंग ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि वो 500 से अबव है। तो यहाँ पे प्रिसीजन जो है, एक की जो है वो 400 में आ रही है और एक की 500 में आ रही है। तो इस तरह के जो आंसर होते हैं वो प्रिसाइज नहीं होते। तो ये बात आपने नोट डाउन कर लेनी है। तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं ये भी कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है ये वीडियो और ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो हमारा जो चैनल है वहाँ पे इस बुक की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी गिवन है, वहाँ से भी आप जो प्लेलिस्ट है उस तक आसानी से रीच आउट कर सकते हैं। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।